नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ में जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कुंभ मेला 2027 की तैयारियां तेज। हरिद्वार में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 2 के लिए 50.27 करोड़ मंजूर। सीएम धामी ने विकास कार्यों को दी प्रशासनिक स्वीकृति। अवैध खनन रोकने गई टीम का वाहन पत्थरों में अटका। गाड़ी निकालने के लिए बुलानी पड़ी जेसीबी मशीन। संसाधनों की कमी ने खोली खनन विभाग की तैयारियों की पोल। चंपावत में गैस वितरण व्यवस्था सुधारने मैदान में उतरे डीएम मनीष कुमार। एजेंसी और डिलीवरी पॉइंट का किया निरीक्षण। उपभोक्ताओं से की सीधी बातचीत। प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा लिख रहा सफलता की कहानी। 136 बालिकाएं फिर जुड़ी शिक्षा की मुख्य धारा से। पढ़ाई छोड़ चुकी मासूमों को मिला नया जीवन। बद्रीनाथ धाम में 4 दिन बाद खिली धूप। बर्फबारी से बद्रीनाथ मास्टर प्लान के काम पर लगा था ब्रेक। स्वर्ग जैसा दिख रहा मंदिर परिसर, बड़ा आकर्षण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ मेला 2027 के अंतर्गत डिटेल्ड एस्टीमेट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रपोज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 2 बिल्डिंग एट हरिद्वार कार्य की संस्तुत लागत 50.27 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रथम किश्त में 20.11 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्राप्त किया गया है। तो वहीं अनुमोदन इसमें जो प्रदान किया है, तो वहीं मुख्यमंत्री ने जनपद उधम सिंह नगर की विधानसभा क्षेत्र किच्चा में किच्चा कम्युनिटी हॉल का निर्माण कार्य किए जाने हेतु 5 करोड़ रुपए स्वीकृत करते हुए प्रथम चरण में 50 लाख स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया है। हरिद्वार कुंभ 2027 के लिए तैयार है। परियोजनाओं को धामी सरकार की ओर से निरंतर गति दी जा रही है। विकास कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सीएम धामी की ओर से विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी है, राशि स्वीकृत की गई है। परियोजनाओं को गति दे रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और लगातार उत्तराखंड के विकास की केवल बात ही नहीं, विकास के कार्यों को लेकर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार विकास कार्यों को गति प्रदान की जा रही है धामी सरकार के द्वारा। कुंभ मेला 2027 के अंतर्गत डिटेल्ड एस्टीमेट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रपोज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 2 बिल्डिंग एट हरिद्वार कार्य की संस्तुत लागत 50.27 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। लगातार तैयारियां जारी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार विकास कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो वहीं खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो श्रीनिवास जी, लगातार विकास कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति धामी सरकार के द्वारा दी जा रही है, क्या कुछ खबर को लेकर अपडेट है?
तो वहीं हमारे साथ श्रीनिवास जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ। तो श्रीनिवास जी, सीएम धामी ने विकास कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति दी है, क्या कुछ खबर को लेकर अपडेट है? बिल्कुल लीजा, आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार कुंभ मेला क्षेत्र के लिए जो विकास कार्य होने हैं, जो अस्थायी और स्थायी कार्य होने हैं, उसके लिए तकरीबन 50 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा हम शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा में सामुदायिक हॉल बनना है, उसके लिए 5 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि पिथौरागढ़ में ग्राम चुलखोट हरदौल मंदिर है, महाकाली मंदिर है, मानी टुंडी है, देवी मंदिर है, मटकोट है, रामलीला मंच मवानी का सौंदर्यकरण और मेला स्थल का निर्माण के लिए 98.64 लाख स्वीकृत किया है। यानी प्रथम चरण में 59 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं। इसी तरीके से सीसी मार्ग के लिए समगोट है, ग्राम पंचायत दाखिल है, कुटी है, निर्माण के लिए 1 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो शारदा नदी के जो दाएं पार्श्व पर 28 हेक्टेयर और चिन्याल घोल की बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिए 4.64 करोड़ और नगर निगम जगदलपुर के मुख्य कार्यालय भवन के लिए 15.74 करोड़ स्वीकृत किए गए। कुल मिलाकर के राज्य सरकार को मालूम है कि विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए बजट के अलॉटमेंट की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। हालांकि जिस अनुरूप बजट की मांग की जाती है उसे अनुरूप पूरा नहीं किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी तो राज्य सरकार की कोशिश है कि बजट, क्योंकि मार्च का महीना है, मार्च के महीने में 31 मार्च को बजट लैप्स हो जाएगा और विभिन्न विभागों का बजट सही तरीके से खर्च नहीं किया जाएगा। तो धामी सरकार की खुद की कोशिश ये है कि विकास के कार्यों में जितने भी प्रस्ताव आए हैं उन प्रस्तावों के सापेक्ष में बजट को अलॉट किया जाए, ताकि कोई भी धन किसी भी मद में, किसी भी विभाग में लैप्स न हो सके, बल्कि विकास के कार्यों पर उसको खर्च किया जा सके। जी श्रीनिवास जी, एक सवाल आपसे मेरा ये भी है, जो कुंभ मेला 2027 है उसकी तैयारियां लगातार जारी हैं, क्या लगता है किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं और जनता का क्या कुछ रुझान इस बार देखने को मिल रहा है? बिल्कुल लीजा, आपको बताना चाहूंगा, हरिद्वार में महाकुंभ होना है और महाकुंभ के लिए जो हरिद्वार बैरागी के पथरी बाग वाला इलाका, संथल, दक्ष प्रजापति, कोटद्वार और हरिद्वार का जो बैराज है वहां से लेकर के चीला तक, यानी कि ये भी कहा जा सकता है कि देवराज तक कुंभ नगरी का क्षेत्र घोषित है। ऐसे में अस्थायी निर्माण के कार्य, चाहे पार्किंग की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो या डबल डेकर की पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, शाही रूप का कैसे स्नान किया जाएगा, 4 तारीखों का जो ऐलान हो चुका है उसके मुताबिक हर की पैड़ी पर किस प्रकार से साधु संत समाज स्नान करेंगे, स्थानीय व्यापारियों को किस प्रकार से परेशानी का सामना करना पड़ेगा, परेशानियां कम हो उसके लिए कौन से रूट तैयार किए जाए, तो इसको अस्थायी रूप में देखा जाता है। इसके लिए नोडल अधिकारी भी नामित किए गए हैं और मेला अधिकारी की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। जो सीसी सेंटर है, मेला प्रशासन का जो सेंटर है वहां पर भी काम चालू हो चुका है, कंट्रोल रूम तैयार हो चुके हैं, सीसीटीवी का काम लगातार आगे बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर के जो इतने बड़े एरिया में महाकुंभ का जो आयोजन होना है, उस आयोजन के दरमियान किस प्रकार से टेंट लगेंगे, धर्मशालाएं लगेंगी, रेस्टोरेंट और होटल्स अपने संचालित होंगे, उसके अलावा जो लोग तीर्थ यात्री पहुंचेंगे उनके को गंगा जल कैसे मिलेगा, साफ सफाई कैसी होगी, अल्टरनेट व्यवस्था शहरी विकास विभाग या नगर निगम के जरिए शौचालय के निर्माण कैसे किए जाएंगे अस्थायी तौर पर, और जहां पर घाटों का निर्माण करना होगा पुनर्निर्माण के काम होंगे, स्थायी पार्किंग बनाई जाएगी, स्थायी पुल बनाए जाएंगे, कुछ अस्थायी पुल बनाए जाएंगे। तो उनकी को लेकर के लगातार समीक्षाएं चल रही है, अधिकारी मौके पर काम कर रहे हैं और कोशिश यह है कि कुंभ का समय आने से पहले 2027 में कुंभ होना है तो नवंबर तक ही पूरा काम डेडलाइन पर खत्म किया जाएगा, ताकि वो तमाम व्यवस्थाएं उसकी मॉनिटरिंग और लगातार उसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी कि बेहतर से बेहतर दिव्य और भव्य कुंभ कैसे बनाया जाए। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है श्रीनिवास जी की तमाम जो आने वाली जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए अभी से ही तैयारियां की जा रही हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। हिमालय की गोद में स्थित श्री बद्रीनाथ धाम में 4 दिनों तक जारी पश्चिमी विक्षोभ का असर अब नरम पड़ता जा रहा है। लंबे अंतराल के बाद आज धाम में चटक धूप खिली, जिससे पूरा क्षेत्र और भी अधिक मनमोहक दिखाई दिया। बद्रीपुरी इन दिनों चारों ओर से बर्फ की सफेद चादर में लिपटी हुई है और धाम का ये श्वेत धवल श्रृंगार श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बर्फबारी के चलते मंदिर परिसर और आसपास का पूरा इलाका किसी स्वर्गिक दृश्य जैसा प्रतीत हो रहा है। हालांकि
लगातार बर्फबारी का जो असर है विकास कार्यों पर भी पड़ा है। बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के तहत चल रहे फेज 2 निर्माण कार्य फिलहाल बाधित हो गए हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों को निचले इलाकों में वापस भेज दिया गया है। ज्योतिर्मठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला दूरस्थ गांव तुगासी में ग्रामीणों ने रोजगार संबंधित एक बैठक का आयोजन किया और इस बैठक में खासकर गांव के युवाओं को रोजगार संबंधित कई प्रकार की जानकारी दी गई। आपको बता दें कि तुगासी गांव पर्यटकों का पसंदीदा गांव के रूप में जाना जाता है और ये भी बता दें कि इस तुगासी गांव से होकर कुआरी पास, पंगरचूला, गोलिंग नामक पर्यटक स्थल व खुलारा पर्यटक स्थल तक पहुंचा जा सकता है। पर्यटक कुआरी पास, पंगरचूला, गोलिंग और खुलारा जाने से पूर्व इसी तुगासी गांव में विश्राम करते हैं और इस दौरान गांव के ही घोड़े खच्चर चालकों के लिए एक एसोसिएशन का गठन भी किया गया है। तो वहीं एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं महावीर नेगी ने कहा कि इस एसोसिएशन के गठन के दौरान जो भी धनराशि एकत्रित होगी वे धनराशि गाँव की शिक्षा, सफाई एवं पर्यटकों के लिए शौचालय और पर्यटकों के लिए पीने के लिए साफ पानी की उचित व्यवस्था यहां पर की जाएगी। उत्तराखंड में अवैध खनन के खिलाफ मोर्चा खोलने वाला खनन विभाग अब खुद ही मुश्किलों में फंसता दिखाई दे रहा है। देहरादून के विकासनगर से एक वीडियो सामने आया और ये वीडियो जो है इसमें विभाग की जमीनी हकीकत दिखाई दे रही है। संसाधनों की कमी यहां पर उजागर होती दिखाई दे रही है। दरअसल यमुना नदी में अवैध खनन की सूचना पर विभाग की टीम कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंची थी, लेकिन नदी का दुर्गम और पथरीला रास्ता उनके लिए बड़ी चुनौती बन गया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि विभाग की सरकारी जो बोलेरो गाड़ी है पत्थरों के बीच बुरी तरीके से फंस गई और हालात देखिए ऐसे बने कि वाहन को निकालने के लिए जेसीबी का सहारा लेना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद गाड़ी को बाहर निकाला गया, लेकिन इस पूरी घटना ने विभाग की तैयारियों और संसाधनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जनपद चंपावत में जनता को सुचारू एवं सुलभ गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डीएम चंपावत मनीष कुमार खुद मैदान में उतरे हैं और डीएम के द्वारा गैस वितरण व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चंपावत स्थित गैस एजेंसी एवं छतार स्थित डिलीवरी पॉइंट का निरीक्षण कर मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को वो सुनते नजर आए। सुझावों को गंभीरता से उन्होंने सुना। तो वहीं जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि गैस वितरण प्रणाली को पूर्णतः पारदर्शी, समयबद्ध एवं जन सुलभ बनाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि किसी उपभोक्ता को ऑनलाइन पंजीकरण में किसी प्रकार की कोई कठिनाई आती है तो ऐसे मामलों में गैस एजेंसी के माध्यम से पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी गैस सुविधा से वंचित न रहे। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि चंपावत में गैस वितरण हेतु वार्डवार तिथियां निर्धारित करते हुए एक सुव्यवस्थित रोस्टर तैयार किया जाए और इस व्यवस्था के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनके निकटतम डिलीवरी पॉइंट पर गैस उपलब्ध कराई जाए, जिससे उन्हें अनावश्यक रूप से गैस एजेंसियों पर भीड़ लगाने की आवश्यकता ना पड़े और समय की भी बचत हो सके। हमारी जितनी पहले की आपूर्ति होती थी आज की तिथि में भी उससे बराबर और उससे अधिक की आपूर्ति यहाँ पर लगातार निरंतर की जा रही है। तो ऐसा जो परिस्थितियाँ और भ्रांतियाँ फैली हैं उससे थोड़ा सा एक मिसकम्युनिकेशन जनता के बीच में है। तो मैं आप सभी के माध्यम से आग्रह करूँगा कि हमारे पास पर्याप्त इसकी सप्लाई है, वाहन भी पर्याप्त आ रहे हैं और गैस की जो सप्लाई है वो निरंतर है। आज देखिए आज अवकाश का दिवस है, लेकिन फिर भी जो सिलेंडर्स हैं वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। आज भी हमारे पास 250 से ज़्यादा जो गाड़ियां हैं वो आ रही हैं। चमोली जिले के हापला पोखरी ब्लॉक में हर बार की तरह इस बार भी सेवा इंटरनेशनल के द्वारा एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिस बहुउद्देशीय शिविर में तकरीबन 122 रोगियों ने अनेक प्रकार की बीमारियों से संबंधित बहुउद्देशीय शिविर का लाभ लिया।
डोईवाला क्षेत्र में बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से गेहूं की फसलों को नुकसान तो हुआ ही है, तो वहीं नुकसान से किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं। 15 से 20 दिनों के बाद गेहूं की फसल पककर तैयार होने के बाद उसकी कटाई शुरू होने जा रही थी, तो वहीं खेतों में खड़ी गेहूं की फसल बारिश के कारण खेत में पूरी तरीके से गिर चुकी है, जिससे उपज और दाने की गुणवत्ता पर भी इसका प्रभाव पड़ने की आशंका है। यदि तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि होती है तो इससे बागवानी को भी नुकसान होने की संभावना है। तो कल जो बारिश आई है उसके बाद सबसे अच्छी बात ये हुई कि उसमें हवा नहीं चली है। जहाँ हवा चली होगी तो निश्चित गिरा होगा। 10-15%, 10-12% मुझे ऐसा लग रहा है उसमें कहीं हवा चली होगी तो गेहूं गिरा होगा। क्यों? बालियां भारी होने से वजनी हो जाता गेहूं, तो नीचे गिरा होगा। तो जहाँ गेहूं गिरा होगा उससे फायदा नहीं होगा, उससे नुकसान होगा। थोड़ा सा नुकसान ही होगा, गेहूं काला पड़ जाएगा या कहीं पे गलने की संभावना हो जाएगी, या कि जहाँ हवा चली गई वहाँ हवा ले ली गेहूं ने, तो गेहूं का दाना जो होता है वो बारीक पड़ जाता है उसमें। और वैसे जो फलदार पेड़ हैं, फलदार पेड़ों में हवा नहीं चली है, हल्की बारिश आई है, तो बारिश से फलदार पेड़ों के लिए तो फायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। जहाँ वाला क्षेत्र में तमाम इस समय प्रदेश में बारिश हुई है, लेकिन इस समय जो डोईवाला क्षेत्र है किसानों से जुड़ी हुई यहाँ के इस क्षेत्र को, जैसे शुगर फैक्ट्री है, तमाम हमारे क्षेत्र के किसान गेहूं को और गन्ने को ज्यादा, उसको प्रजाति को ज्यादा बढ़ाते थे। गेहूं का नुकसान यहाँ पर लगभग 50%, 60% के करीब गेहूं का हुआ जो गिर गई। लेकिन इस समय कच्ची बाल है, गिरने से किसानों को नुकसान हुआ है। तो नुकसानों में सरकार से कहेंगे, हमारी सरकार से, उत्तराखंड सरकार से, कि इसका तहसील स्तर पर निरीक्षण कर और किसानों को मुआवजा देने की एक इसमें वो होना चाहिए कि जिस प्रकार नुकसान हुआ उसी प्रकार से उसको मुआवजा दिया जाए किसानों। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब उनके इस विस्तार के बाद में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कार्यकाल का बड़ा हिस्सा बीतने के बाद ये विस्तार बेअसर रहेगा। धस्माना के अनुसार महत्वपूर्ण विभाग एक ही हाथ में रहने से शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में कामकाज प्रभावित हुआ है। देखिए, सरकार के कार्यकाल का बड़ा हिस्सा निकल चुका है, 4 साल निकल चुके हैं। 8-10 महीने बाद चुनाव होने हैं विधानसभा के, आचार संहिता लग जाएगी। अब काम करने की गुंजाइश कहाँ है? 7-8 महीने में कोई मंत्री कैसे परफॉर्म करेगा? राज्य में एक एक मिनिस्टर के पास इतने इंपॉर्टेंट विभाग, प्राथमिक शिक्षा से लेकर के, माध्यमिक शिक्षा से लेकर के, उच्च शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, सहकारिता, जितने बड़े विभाग जिसका एक एक मंत्री होता था वो एक ही मिनिस्टर के पास है। इसलिए स्वास्थ्य की हालत पूरे प्रदेश के अंदर खराब, सहकारिता में तमाम घोटाले। इसी प्रकार से आप देख लें, मुख्यमंत्री जी के पास कितने सारे विभाग थे, खनन से लेकर के, नगर विकास से लेकर के, वित्त से लेकर के, तमाम विभाग जो बड़े थे जिन पे काम होते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास थे, इसलिए वो भी सफर हो गए। इस वर्ष अप्रैल माह में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को किया जाना है। अब इस प्रक्रिया को लेकर प्रदेश के सभी राजनीतिक दल भी सक्रिय हो गए हैं। तो वहीं इसी कड़ी में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि भाजपा की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। संगठन महामंत्री ने बताया है कि जहां कहीं भी BLA 2 नियुक्ति के लिए कुछ स्थान रिक्त गए थे, उनकी पूर्ति भाजपा द्वारा की गई है। SIR को लेकर के हमारी तैयारियां पहले से चल रही है और हम समझते हैं कि हमारे इस बीच जहां किसी कारणों से हमारे BLA 2 में थोड़ी कमी आई थी, हमने उसकी रिक्तता को पूर्ति कर दी है और कुछ ही दिनों के पश्चात हम लोग अपने सारे के सारे जो है BLA 2 बना लेंगे और जो भी इसमें गाइडलाइन राज्य चुनाव आयोग की आएगी उसके अनुसार हम लोग और हमारे कार्यकर्ता BLA 1 हो, BLA 2 हो या हमारे अन्य कार्यकर्ता हो, उनको सहयोग प्रदान करेंगे और जो भी SIR की प्रक्रिया होगी उसका पालन करेंगे। देहरादून जिले में बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा सफलता की नई इबारत लिख रहा है। जिलाधिकारी समन बंसल की पहल पर जिले की ऐसी 136 बालिकाओं को चिन्हित किया गया है जिन्होंने पारिवारिक परिस्थितियों या आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ दी थी। प्रशासन ने सख्त SOP के जरिए पारदर्शिता सुनिश्चित की है, जिसमें टीमें खुद घर जाकर सत्यापन कर रही हैं। CSR के माध्यम से संसाधन जुटाकर सीधे ICDS विभाग को सौंपे जा रहे हैं ताकि प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक बेटियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। इसका जो स्पिरिट थी वो ये थी कि जो हमारी नंदा सुनंदा देवियां हैं
वो ये ऐसी बालिकाएं हैं कि जिनको अगर हम सशक्त कर दें तो हमारी जो स्तुति है उसको एक सम्मान मिलता है। इस तरह से ये आज हमारा 14th संस्करण था, जिसमें आज हम अगर एडअप करें तो हमारी 136 ऐसी बालिकाएं जनपद में अपनी पढ़ाई रिज्यूम कर चुकी हैं और वो अपनी प्रोफेशनल कोर्सेज, प्राइमरी, सेकेंडरी, ग्रेजुएशन उसमें अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन कर चुकी हैं। देहरादून में गैस सिलेंडर की भारी किल्लत ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। डिजिटल युग में भी गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लगी हैं। औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई में स्थिति और भी ज्यादा खराब है, जहां फैक्ट्री मजदूरों को गैस न मिलने के कारण बिस्कुट खाकर दिन गुजारने पड़ रहे हैं। मजदूरों का यह कहना है कि उन्हें कई बार भूखा भी सोना पड़ता है। वहीं छोटे सिलेंडर भरवाने के लिए भी 700 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। मेरे पास 8-10 दिन से गैस खत्म हो गई है। मैं इधर उधर गया भी दुकानों पे, पहली तो बात कि गैस कहीं मिली ही नहीं है। अगर एक आधी दुकान पे मिली भी है कहीं तो प्राइस उन्होंने इतना बढ़ा रखा है कि वो 400-500 रुपए किलो का रेट बता रहे हैं। दूसरे, खाना में इधर उधर खाया, 2-4 दिन तो इधर उधर खाया, कभी मकान मालिक के यहाँ बनवा लिया, कभी दूध गर्म करके पी लिया, ऐसे ही सो गया। दिन दान में जो है कैंटीन से खा लिया या इधर उधर कुछ फल फूल लेकर खा लिया, ऐसे समय गुजार रहा हूँ। रात को कभी कभी भूखा भी सोना पड़ रहा है। गैस की वजह से इतनी प्रॉब्लम मेरे सामने आ रही है, बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। रुड़की की धरती का लाल मर्चेंट नेवी कैप्टन आशीष शर्मा इन दिनों दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री इलाके में बहादुरी की मिसाल पेश कर रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच कैप्टन आशीष स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 24 भारतीय क्रू मेंबर्स के साथ तेल टैंकर की कमान संभाले हुए हैं। उनकी पत्नी सलोनिका शर्मा ने बताया कि मिसाइलों के साए में हर रात खतरे से भरी होती हैं, लेकिन कैप्टन आशीष पूरी टीम को हिम्मत दे रहे हैं। हर दिन उनके सुरक्षित होने का संदेश परिवार को मिलता है, जिससे उन्हें तसल्ली मिलती है। मेरे जो हस्बैंड है आशीष शर्मा, वो मर्चेंट नेवी में कैप्टन है और वो दुबई के रूट पे ही रहते हैं और क्रूड ऑयल के शिप पर ही वो वर्क करते हैं। तो उनका जो शिप है वो इस समय हार्मुज स्ट्रेट के बहुत पास में स्टक है और ये आज का नहीं, लगभग 20 से 22 दिन इस युद्ध की परिस्थिति हो चुकी है। देखिए भैया, बातचीत क्या है कि पहले तो फिर भी रेगुलर बातचीत हो रही थी, पर वहां पे जैमर लग गई है और सुरक्षा की दृष्टि से भी ना जहाज को इंटरनेट से थोड़ा सा मतलब कम कर रखा है। तो वो सैटेलाइट से कनेक्ट करते हैं तो उनका मेरे पास मैसेज आता है, ऑल ओके, ऑल इज वेल। थोड़ा सा ये भैया डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि सारी मिसाइलें जहाजों के ऊपर से ही जा रही हैं। तो उसमें क्या है कि जो मिसाइल को इंटरसेप्ट कर रहे हैं ना, उसका मलबा गिर रहा है। तो और सब क्योंकि क्रूड ऑयल से भरी ये जहाज है, तो मतलब स्थिति बहुत थोड़ी रिस्की हो रखी है। और मर्चेंट नेवी को भी ना टारगेट करा जा रहा है। अब उसके जो टैंकर्स हैं उनको मतलब प्रॉपर टारगेट करके उड़ा रहे हैं, तो वो थोड़ा गलत है। जन उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।